पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कोई रेफरेंस बुक मत लो बेटा। एनसीईआरटी केवल रीड नहीं कर रहा, मैं वहां से क्वेश्चंस बना रहा हूं। एनसीईआरटी को गलत ढंग से पढ़ना, उनके एक एक वर्ड पे ध्यान देना। क्या क्लास 9th सच में बहुत मुश्किल क्लास है? फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक 9th और 11th सबसे टफ क्लास मानी गई है। रीजन क्या है? क्या हमें पढ़ना नहीं आता, या हमारे पढ़ने का तरीका गलत है, या हमारा सिलेबस ही सच में टफ है, या हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, या हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, या हमारे पास बहुत सारे वाईटी चैनल्स हैं जहां से हम पढ़ सकते हैं, या हमें अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता, या फिर हम एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ते। इन सभी चीजों में आज मैं बात करूंगी एनसीईआरटी को ढंग से ना पढ़ना, इसको सही से ना पढ़ना, और जिसकी वजह से आपका 9th क्लास में स्कोर कम रह जाना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में जहां हम बात करेंगे एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ने के इस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता। अभी आप 8th से जब 9th में आए हो ना, तो सडनली आप जब यूट्यूब के ऊपर अलग अलग टीचर्स को या स्कूल के अंदर सारे टीचर्स को ये बोलते हुए सुनोगे कि बेटा एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी, कोई रेफरेंस बुक मत लो बेटा, एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी। अरे भाई, तुम सब बता रहे हो तो तुम पढ़ने का तरीका भी बताओ ना। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप सुनोगे तो हम बताएंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 9th में हम अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते? हमारे पढ़ने के गलत तरीके की वजह से और हमारे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से। हम सोचते हैं अभी से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है यार, बाद में पढ़ लूंगा, या अप्रैल से जुलाई तक का टाइम पूरा वेस्ट करते बैठ के जैसे 8th तक करते आए थे। अब यही गलतियां एक्चुअल में बच्चे स्टार्टिंग में कर देते हैं। फ्रॉम डे 1 जब से आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी आप सब जानते हैं कि ज्यादा कोर्स आपका आगे गया नहीं है, सब जगह आपके 1 से 2 चैप्टर्स ही करवाए गए हैं। तो अगर अभी तक सबसे पहली चीज आपने एनसीईआरटी रीडिंग शुरू नहीं करी है और आप सोच रहे हो कि आप बाद में कर लोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अभी फर्स्ट चैप्टर से ही और स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। अब आपको लग रहा है कि क्या सारा पेपर एनसीईआरटी से आएगा? बिल्कुल। क्या वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठकर आ जाएंगे? नहीं। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इसका मतलब आप ये सोचते हो कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए या जो सवाल एनसीईआरटी में दिए वैसा का वैसा आ जाएगा? नहीं। एनसीईआरटी से आएगा, इसका मतलब है एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से उठकर सवाल आ सकता है। अब बच्चा जब पढ़ता है ना एनसीईआरटी को, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता, ठीक है, और उसे ये नहीं पता होता कि सवाल आएगा कहां से, मुझे कैसे पता चलेगा सवाल कहां से आ रहा है। ये तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका बनता है ना? तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, स्टार्टिंग से एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है, और हर एक लाइन जो है, कहने का मतलब, या हर एक पेज जो है, उसके ऊपर जितना भी कुछ आपको दिया हुआ है, आप वहां से क्वेश्चंस बनाएंगे। बिल्कुल, यही आपका सबसे पहला तरीका होना चाहिए। जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश, सोशल, साइंस, जो भी पढ़ रहे हो, आपको दिमाग में ये रखना है कि जब मैं रीड कर रहा हूं तो मैं केवल रीड नहीं कर रहा, मैं वहां से क्वेश्चंस बना रहा हूं। समझ में आया कि हर एक पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हर एक लाइन में क्या क्या एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर लाइन से ही सवाल बनेगा। स्टार्टिंग करो, एक पैराग्राफ पढ़ो और फिर देखो इस पैराग्राफ में क्या कुछ दिया हुआ है जहां से सवाल आ सकता है। क्वेश्चन योरसेल्फ जब आप पढ़ रहे हो, और वहां पर ही अपनी बुक में छोटा छोटा उस क्वेश्चन को लिख लो, ताकि जब अगली बार बैठोगे ना, आप किताब खोलोगे और सवाल लगाओगे, तो पूरा चैप्टर वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर आप हर एक पैराग्राफ के बाजू में लिखे हुए क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर पा रहे हो कि इस पैराग्राफ में ये 4 सवाल बन रहे हैं, ये चारों सवाल तुझे पता है, आगे बढ़ जा, फिर ये चारों सवाल तुझे पता है, आगे बढ़ जा, फिर ये चारों सवाल तुझे पता है, आगे बढ़ जा। समझे गुरु? पढ़ने का तरीका समझे गुरु? बस यही। अब आपका दिमाग यहां पर चलता है कि क्या मैम रेफरेंस बुक्स भी जरूरी है? देखो, दुनिया भरी पड़ी है, बुक स्टोर्स भरे पड़े हैं, हजारों लाखों रेफरेंस बुक्स आपके पास है, ठीक है, आप कोई भी जाकर ले सकते हो, ये आपके हाथ में होता है। लेकिन हमें फोकस कहां करना है? ऐसी रेफरेंस बुक्स पर जो आपको
एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हर एक पेज से सवाल निकाल कर दे। ठीक है, मैं यूजुअली बच्चों को एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स या एग्जाम्पलर जो है वो सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये किताबें बढ़िया हैं, इसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन से पैराग्राफ से सवाल बना के दिए हुए हैं। लेकिन इन बुक्स पर हम रिलाय नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है, हम जब खुद रीड कर रहे हैं तब हम क्वेश्चन बनाएं, ये हमारा काम है हर पैराग्राफ से। और जब रिवाइज करें तो केवल पीछे वाले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए हैं वो ही नहीं, बट ऑब्वियसली जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं वो भी रिवाइज करने हैं। अगर उनके आंसर्स याद नहीं है तो फिर से पैराग्राफ पढ़ लो कि इस पैराग्राफ में क्या दिया था, इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। वो है सही तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। अब आपको लगेगा मैम 8th तक तो ऐसा कुछ नहीं था, 9th में इतना कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, तो आपका जो 9th का लो स्कोर है ना, उसका रीजन जो एक मैंने बताया, वैसे मैंने बहुत सारे रीजन बताए, बट जो एक रीजन है हम उसी पे बात कर रहे हैं, और वो है एनसीईआरटी को गलत ढंग से पढ़ना और स्टार्टिंग से ही ना पढ़ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट का, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट का, और हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ में क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं वो जानना जरूरी है। अब आपको अपनी किताब के अंदर क्या करना है, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसके बाजू में वो 4 सवाल लिख लो जो भी उस पैराग्राफ में बन रहे हैं, और अगर आपको उसके आंसर नहीं पता तो पैराग्राफ में उस क्वेश्चन के आंसर को अंडरलाइन कर लो। दैट्स इट, इतना कर सकते हो। और अभी टाइम है, आपको इसके लिए कोई 10-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत है, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। इतना कोई सिलेबस थोड़ी है। पर सिलेबस ज्यादा कब लगता है, जब हम ये स्टार्टिंग के 2-3 महीने वेस्ट कर देते हैं, जब हम लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, जब हमारे पास बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, जब हमें लगता है अब तो हमारे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, फिर हम 10 तरीके की रेफरेंस बुक्स को ढूंढने लग जाते हैं, फिर हमारे पास 100 तरीके का स्टडी मटेरियल होता है, फिर हम वाईटी पे 10 तरीके के चैनल्स फॉलो करने लग जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड एट द एंड हमारा काम खराब हो जाता है। वो नहीं करना हमें। स्टार्टिंग करो, एक जगह चुन लो, आपको कहां से पढ़ना है, कहां से समझ में आता है। मैं हूं, वेदांतु है, कोई भी है, पर तुम्हारे को समझ में आना जरूरी है। और तुम्हें अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी लाइफ को खराब नहीं करना पड़ेगा कि एट द एंड अभी तुम बहुत मजे कर रहे हो, एग्जाम टाइम पे बिल्कुल लो स्कोर कर रहे हो, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। और भैया इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अपना स्केड्यूल सुधारना है, थोड़ी सी चीजें बदलनी है। ठीक है, पहले 8 तक जैसे पढ़ते थे ना, उसको बस बदलना है थोड़ा सा। टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस की मैंने बात की। बहुत सारे यूट्यूब से आप पढ़ते हो, अपने कोचिंग में भी पढ़ते हो, अपने स्कूल में भी पढ़ते हो, हर टीचर, हर एक जगह आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल मिलता है, फोन के अंदर अलग अलग पीडीएफ्स आपके पास होते हैं। तो आपको बस एक ही जगह फॉलो करना है, एक तो एनसीईआरटी को फॉलो करना ही करना है, और स्टार्टिंग से एक ही कोई रेफरेंस बुक ले लेनी है जो आपको सही लगती है, जो आपके टीचर ने बताई है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगती है, आपके अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है। ठीक है, ये 2 चीजें फॉलो करनी जरूरी है कि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना जरूरी है और अपने टीचर को फॉलो करना जरूरी है। जो वो पढ़ा रहे हैं, जब वो पढ़ा रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आपका खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि मैं बहुत सारी रेफरेंस बुक्स खरीद लेता हूं, मैं बहुत कुछ ले लेता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है कि आप एक ही वाईटी चैनल पकड़ लो, आप स्टार्टिंग से उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं टीचर को, उन्हीं का स्टडी मटेरियल, वही सब कुछ बताएंगे, सारा कुछ वही करना है। और बहुत सारा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ आपको इजीली आपके टीचर बता देते हैं, और हम बताते हैं यहाँ वेदांतु पे। ठीक है ना, मैं 100 क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऐसे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको कुछ और करने की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। हम लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके भी बताते हैं सारी चीजें, तो उसके बाहर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है जब आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है। तो अब ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सी बार लग सकता है कि आप सिर्फ ऊपर के से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो वो गलत है। ठीक है, केवल ऊपर से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी कि एक बार आपने बस बैठे एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली और अपने स्कूल चले गए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल है,
नहीं आएगा। और वो इतनी सी किताब है और उसमें इतनी सारी चीजें दी हुई हैं आपको, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब स्कूल के अंदर टीचर आपको किताब पढ़ाते हैं ना, तब उनके एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, टीचर का पढ़ाया हुआ। क्लास में, स्कूल में जब भी टीचर आपको एनसीईआरटी पढ़ाते तब आपको ध्यान से पढ़नी है। जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन वहां पे नोट कर लेने हैं। ये नहीं सोचना मेरी बुक खराब हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका आपको अपनाना है। आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बहुत सी बार समझ में नहीं आएगा तो स्कूल के टीचर्स को बेवकूफ नहीं मानना। वो वहां पढ़ा रहे हैं आपको, आपको वो टाइम यूज करना है और वो एनसीईआरटी को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं एक एक चीज को, आपको वो चीज वहां पे समझनी है, ठीक है। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को 10 जगह 10 बार पढ़ते हैं तो फिर भी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। या तो आप स्कूल में अच्छे से पढ़ो, आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, वो टाइम आपने वेस्ट कर दिया, फिर आपने सोचा नहीं कोचिंग पे तो मजा नहीं आ रहा है, आज नहीं पढ़ूंगा, घर जाके मैं वाईटी से पढ़ लूंगा, फिर आपने कोचिंग का भी टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आप घर पे आके यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फिर आपने 10 तरीके के वीडियोस देखे जिसमें आपका आधा घंटा वेस्ट हो गया, फिर आपको आपका परफेक्ट वीडियो मिला, फिर आपने देखना शुरू किया। नहीं, यूज योर टाइम। स्कूल में जब टीचर ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाया तब आपको उसको पढ़ना है ढंग से, तभी पढ़ना है ढंग से। ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ना सजावट में बहुत ध्यान रखते हैं कि हर एक लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। बच्चों को लगता है सारी ही लाइंस इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक लाइन को हाईलाइट कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। 10 तरीके के पेन, 10 कलर के, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, उसको रेनबो बना देते हैं। रेनबो बनाने की जरूरत नहीं है यार किताब को। आपको हर एक तरीके के कलर के पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 तरीके के हाइलाइटर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने की जरूरत है, आपको वहां मार्क करने की जरूरत है कि यार इस पैराग्राफ में ये 4 चीज इंपॉर्टेंट थी, आपने वहां पर उसको मार्क कर लिया, प्लस आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को साइड में लिख लिया, दैट्स इट। ऐसा लगना चाहिए आपका एनसीईआरटी कि किसी बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे का एनसीईआरटी है, ठीक है। कोई सजाने धजाने वाले बच्चे का एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है और वो यूजलेस चीज़ है, उसका कुछ रिटर्न आपको नहीं मिलना। 4 तरीके के कलर पेन से सजा दोगे, उसका कुछ नहीं मिलना आपको। अपनी पेंसिल लो, अपना एक कलर का पेन लो, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो। जब आप पढ़ रहे हो उन चीज़ों को तो वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हो ना। फालतू की चीज़ें तो आप वहां पर लिखोगे नहीं साइड में, फालतू की चीज़ तो आप अंडरलाइन करोगे नहीं। आया समझ में? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग से फॉलो करनी है जब भी आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको भी कोई चीज़ है जो परेशान करे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सही तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।